हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बाय पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। टॉपिक का मतलब है कि जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, जब भी सोवियत यूनियन टूटा है उसके बाद जितनी भी कंट्रीज टूट टूट के अलग हुई हैं, उसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एकदम से अडॉप्ट हो गई। उसकी वजह क्या थी? ठीक है, कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या कैपिटलिस्टिक सिस्टम या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो कर लिया वो कंट्रीज ने जो सोवियत यूनियन से टूटी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा जवाब दूंगा। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बाय द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो सबसे पहले आप लिखोगे नंबर 1, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉडल। उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। एक तरफ था कम्युनिज्म जिससे वो सोशलिज्म जिससे वो पहले ही दुखी हो चुके थे, और दूसरा सिस्टम था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, तो उनको तो दोनों में से एक ही फॉलो करना था ना। आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, two models of development had got established in the world, that is socialist model and liberal कैपिटलिस्ट मॉडल। जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया, उस टाइम पे सिर्फ दो ही मॉडल थे जो कंट्रीज फॉलो कर सकती थी। एक तो सोशलिज्म का मॉडल था और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म का मॉडल था। द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स had the experience of socialist model because for a long time they had remained under the grip of it, and now they were not prepared to accept दिस मॉडल। तो ये जो स्टेट्स टूटी हैं सोवियत यूनियन से, वो काफी देर तक सोशलिज्म या सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करती आई, और अब वो उस मॉडल से दुखी होके निकली हैं। जब सोवियत यूनियन से बिखर के अलग स्टेट बनी है, तो अब वो उसको फॉलो नहीं करना चाहती थी। बिफोर दीज कंट्रीज द कैपिटलिस्टिक मॉडल वॉज द ओनली ऑल्टरनेटिव। तो उनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव बचा कैपिटलिज्म का, और उन्होंने उसको फॉलो किया। दे वर ऑल्सो क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय the shifting of liberal capitalistic model, and the major portion of the world was under the influence of it। तो वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे, असरदार हो गए थे वो कंट्रीज। किससे? कि ये जो लिबरल कैपिटलिस्टिक मॉडल है ये तो बहुत आसान है, डेमोक्रेसी है इसमें और आजादी भी काफी ज्यादा है, तो सारा का सारा वर्ल्ड भी इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी शिफ्ट हो गए। तो पहले पॉइंट में उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिएक्शन अगेंस्ट द आयरन कर्टेन। आयरन कर्टेन बेसिकली क्या होता है, आपको इसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। विद द पर्पस टू कीप देयर होल्ड टाइट ऑन द कंट्रीज इंक्लूडेड इन द ब्लॉक and to provide them security, the Soviet Union had established iron curtain on them। उन्होंने क्या किया था? सोवियत यूनियन चाहता था कि आयरन कर्टेन बना के रखें। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सारी की सारी जो स्टेट्स हैं सोवियत यूनियन में बनी हुई हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे, ताकि जो यूएसए है वो इनको तोड़ के अंदर ना आ सके, इनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो बेसिकली आयरन कर्टेन लोहे का कर्टेन सा बना के रखा था। वो तो कहने की बात है कि भाई स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा हुआ था ताकि वो कैपिटलिज्म या यूरोपियन कंट्री से इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अंडर इट any contact with the members of American bloc was completely cut off, and with the purpose of security, atomic weapons were also installed in these countries। अब इसको आयरन कर्टेन क्यों कहते हैं कि इन कंट्रीज में, आयरन कर्टेन कंट्रीज में क्या किया गया था? जो थोड़ा बहुत यूरोपियन कंट्रीज भी थी, उनके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया हुआ था कि भाई वो अमेरिकन कंट्रीज से या किसी और यूरोपियन कंट्री से बात नहीं करेंगे, कोई बातचीत भी नहीं करेंगे, और वहां पे उल्टा न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात की हुई थी कि अगर कोई पंगा पड़ा तो फिर हम न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। समझ की बात? विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर ग्रेजुअली दीज कंट्रीज केम आउट ऑफ द होल्ड ऑफ सोवियत यूनियन एंड आयरन कर्टेन एंड द लिबरल कैपिटलिस्टिक मॉडल वॉज अडॉप्टेड बाय देम। तो जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुई, तो ये आयरन कर्टेन जो बना हुआ था एक टाइप का, वो भी खत्म हो गया, और उन्होंने लिबरल कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो पहले से ही परेशान थे कि उनको उन बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ बात भी नहीं करने दी जा रही और मिलने भी नहीं दिया जा रहा, और उल्टा अपना रोब जमाया जा रहा है। सोवियत यूनियन में जो सबसे बड़ा कंट्री था रशिया, वो उन कंट्रीज पे उल्टा रोब जमाता था, मिलने भी नहीं देता था। तो आयरन कर्टेन टाइप बनाया हुआ था उसने, तो इस वजह से भी वो दुखी हो गए थे और वो चाहते थे कि उनको आजादी थोड़ी मिल जाए। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, टू कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। द कंडीशंस ऑफ सिविल वॉर हैड डेवलप्ड इन द फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स आफ्टर दीज
came out of the influence of the Soviet Union. सोवियत यूनियन हमेशा जो क्या कहते हैं उसमें जो रशिया था वो हमेशा बाकी कंट्रीज के ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रखना चाहता था। अपने जो सरकार मतलब अपने जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेन बंदे हैं उन्हीं को वहाँ का मतलब तानाशाह टाइप बना के रखना चाहता था, जो कि नहीं हो पा रहा था। इन छोटी छोटी कंट्रीज में सिविल वॉर उठनी शुरू हो गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी तो हर एक को चाहिए ना, समझ की बात। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज स्टेट्स वर ऑलरेडी वीक। इकोनॉमिक कंडीशन उनकी पहले से वीक थी, पैसा उनके पास था नहीं। द सोशल welfare schemes had come to stand still and the people were struggling with extreme poverty. जितने भी सोशलिज्म के अंदर सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, क्योंकि उनकी कंसर्न गवर्नमेंट्स के पास पैसा ही नहीं था। अंडर दीज कंडीशंस मेनी ग्रुप्स ऑफ गैंगस्टर्स हैड स्टार्टेड टेकिंग अंडर एडवांटेज। तो जो गैंगस्टर्स वगैरह थे उन्होंने भी फायदा उठाना शुरू कर दिया, और जो मतलब इलीगल एक्टिविटीज थी वो भी काफी ज्यादा शुरू होगी। टू डील विद सच कंडीशंस द रूलर्स ऑफ दीज कंट्रीज हैड assumed absolute powers so that proper environment could be created to adopt the liberal economic order. तो जो भी इनके रूलर्स थे उन्होंने पूरा मतलब पूरा का पूरा जो है एब्सोल्यूट पावर्स का इस्तेमाल किया ताकि वो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो कर सकें, क्योंकि लोग भी यही चाहते थे। अगर ना करते तो दंगे फसाद हो जाते, फिर रेवोल्यूशन हो जाता, फिर उनको मार मूर के फिर भी वो होना ही था सिस्टम फॉलो। समझ की बात। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट regimes. The collapse of communism in the post-communist states was followed by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. तो जब भी ये जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये खत्म हुआ, और ये खत्म होके जैसे जो कहते हैं ट्रांजिशन हुई, ये जो अथॉरिटेरियन सोशलिज्म है इसको हटा के जो नया कैपिटलिस्ट सिस्टम आया था, इसकी जो ट्रांजिशन थी वो काफी पेनफुल थी, मार काट बहुत ज्यादा हुई। क्योंकि आप खुद सोचो, जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है उसमें जो मतलब अपना राज चलाने वाले लोग हैं वो आसानी से अपनी गद्दी तो नहीं छोड़ेंगे ना। बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुए, बहुत ज्यादा लोगों की मारकाट हुई, तो ये काफी पेनफुल प्रोसेस भी रहा है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन सेंट्रल एशिया and East Europe were influenced by the World Bank and IMF to be known as shock therapy, and it varied in intensity and speed amongst the former Second World countries, whereas its direction and features were quite similar. तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको क्या किया, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह ने जो है पैसे पुसे दिए उनको कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम ये सिस्टम को चेंज करो, वो सिस्टम को चेंज करो। जैसे 1991 में इंडिया में भी हुआ था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा कि हम पैसे तभी देंगे, कंडीशनल लोन्स होंगे, जब तुम एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आओगे। तो उनको एक टाइप का मतलब शौक दिया कि भाई तुम सिस्टम चेंज करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है हम लोन दे देते हैं। Each of these countries were required to make a total shift to a capitalistic economy, which meant rooting and completely rooting out completely and any structures involved ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। तो सोवियत पीरियड के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जिनमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर कोई सोशलिज्म के जो कुछ भी था उसको हटाओगे तभी ये आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लोन देगा। समझ की बात। आसानी से हटे भी नहीं। उस टाइम के जो अथॉरिटेरियन रूलर्स थे उन्होंने भी काफी ज्यादा जोर लगाया कि हमारा ही रूल रहे, बट आपको पता है ना, रेवोल्यूशन आता है या अपराइजिंग आती है तो फिर ऐसा तो होता ही, करना ही होता है, और ये थोड़ा पेनफुल भी रहता है। इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एनकरेज करना है, और ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसको जो है मिनिमाइज करना है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली बॉट इन। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है उसको एनकरेज किया जाएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर की ओनरशिप को एनकरेज किया जाएगा। कलेक्टिव फार्मिंग वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। तो प्राइवेट फार्मिंग को एनकरेज किया जाएगा, जैसे सोशलिज्म में पहले कलेक्टिव फार्मिंग होता है, वो चीज जो सोशलिज्म के सारे जो फीचर्स हैं वो खत्म किए जाएंगे। दिस ट्रांजिशन हैड रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेटिव और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो कोई तीसरा वे तो था ही नहीं। एक तरफ सोशलिज्म था, एक तरफ कैपिटलिज्म था। उन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ जाना था क्योंकि सोशलिज्म का वो मजा चख चुके थे पहले की। बिसाइड्स दिस, फ्री ट्रेड एंड एफडीआई वर टू बी मेन इंजन्स ऑफ चेंज। तो चेंज करने के लिए फ्री ट्रेड करना पड़ेगा,
वो कंट्री को अपनी कंट्री को ओपन अप करना पड़ेगा ताकि बाहर से ट्रेड आ सके, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सके फ्रीली, कोई टैक्सेस टुक्सेस नहीं लगाने। एंड एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने कंट्रीज में करवाई जा सके। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल ओपनिंग अप एंड डीरेगुलेशन ऑफ द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। तो इसमें इकोनॉमिक्स का भी काफी पार्ट आ जाता है, बल्कि है ही इकोनॉमिक्स एक टाइप की है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपनी कंट्री को ओपन अप करेंगे और फाइनेंशियल ओपनिंग करेंगे एंड डीरेगुलेशन ऑफ करेंसी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं उनको डीरेगुलेट करेंगे, अपनी करेंसी को मार्केट के हिसाब से डिटरमिन करने देंगे, डिमांड सप्लाई डिटरमिन करेगी कि करेंसी की वैल्यू क्या है। फाइनली इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। फिर इसमें जितने भी ट्रेड अलायंसेस किए थे, एग्रीमेंट किए हुए थे जो सोवियत ब्लॉक के कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी एग्रीमेंट टूटेंगे। ठीक है, ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। तो वो जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनाया था उनके हिसाब से आपस में नहीं जुड़ी रहेंगी। अब ये जो कंट्रीज हैं ये डायरेक्टली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है लिंक कर जाएंगी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगी। ग्रेजुअली दीज स्टेट्स वर टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, ये स्टेट्स जो हैं यूरोपियन इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मिलना शुरू होगी, घुल मिल गई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शॉक थेरेपी as a result of this shock therapy, the western capitalistic states या capitalist states now become the leader and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organization। तो इस शॉक थेरेपी की वजह से जो क्या कहते हैं वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक स्टेट्स थी वो अब इन छोटी छोटी स्टेट्स के लीडर बन गई और इन स्टेट्स में डेवलपमेंट को पूरा अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग गई थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह, उनको लोन दे दे के कंट्रोल किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। ये जो कंट्रीज थी इनकी इतनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस थी, अब लोन लेने पे मजबूर भी हो गए और उनके पीछे लग गए, फिर यही पॉइंट है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स had deteriorated completely। उनकी जो कंडीशंस है वो बुरी तरीके से डिटेरियोरेट हो गई थी, खराब हो गई थी। These countries had spent $1 million to pile up weapons to face the American bloc, as a result of which they failed to make economic development। जब सोवियत यूनियन के अंडर थे तो इन्होंने पता नहीं कितने लाखों अरबों रुपए के जो हथियार हैं, जो आर्म्स एंड एमिनिशंस हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर दिया और अपनी देश की तरक्की के ऊपर कुछ पैसा नहीं खर्च कर पाए, क्योंकि हमेशा अमेरिका और जो रशिया है या सोवियत ब्लॉक है उसमें तो लड़ाइयाँ रही हैं, कोल्ड वॉर रही है, तो कोई किसी पे अचानक ना हमला कर दे, इस चक्कर में हथियार ही जमा करते रह गए। Unemployment, poverty, and scarcity of food items was found in these countries, as a result of which these countries had to import food grains from other countries। तो इन countries में अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीबी थी, स्कार्सिटी, जो खाने की चीजें उनकी कमी थी, इस वजह से उनको खाना बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। सिंस द प्राइस ऑफ रूबल वाज क्वाइट डाउन, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि रूबल का जो प्राइस है वो लगातार नीचे जा रहा था, इसलिए उनको फॉरेन करेंसी की भी प्रॉब्लम हो गई थी। Now, these countries were left with only one way to come out of these conditions, and that was to adopt liberal capitalist मॉडल। अब इन कंट्रीज के पास भाई एक ही रास्ता था कि वो जो ऑल्टरनेटिव मॉडल है, जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है, उसको फॉलो करें, और कोई तरीका नहीं था इनके पास। नेक्स्ट आ जाता है करेंसी इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। टू डील विद economic conditions after the dissolution of Soviet Union, the currency was devalued, as a result of which the value of ruble had decreased considerably in comparison to US dollar। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये जो सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज थी इसके अंदर, उसके लिए जो इनकी जो करेंसी थी रूबल, उसको डीवैल्यू किया गया। तो डीवैल्यू किया गया एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। डीवैल्यू करने से एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं और इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है उससे हम इंपोर्ट अपना अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने अलग से इकोनॉमिक्स की वीडियोस में समझाया भी हुआ है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इन्फ्लेशन हैड इंक्रीज्ड इन द कैपिटल सेव्ड by and the capital saved by the people had finished soon। इससे क्या हो गया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लिया, बाहर से जो सामान मंगा रहे हैं वो काफी महंगा पड़ रहा है, और वो कैपिटल जो लोगों ने बचा के रखी हुई थी, पैसा बचा के रखा हुआ था, वो तो खत्म हो गया। क्योंकि आप जितना भी पैसा बचाएं, अगर दूध ही 500 रुपए किलो हो जाएगा तो आपको नेसेसिटीज तो लेनी पड़ेंगी ना, तो उस हिसाब से पैसा सारा खर्च हो जाएगा। द प्राइजेस of the essential goods had gone very high, the banks had gone bankrupt, and because of
the scarcity of the food items, the people had to stand in lines for hours even to buy a loaf of bread. एक ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए, एक ब्रेड का पीस लेने के लिए, या फिर ये पूरी की पूरी ब्रेड ही लेने के लिए लोगों को लाइनों में खड़े रहना पड़ता था। बैंकों की हालत बद से बदतर हो गई, बैंक बंद हो गए, बैंक बैंकरप्टी हो गए, और जो ज़रूरी चीज़ें उनकी बहुत कमी होगी, इस वजह से उनके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, देयर इज़ नो अदर वे आउट एक्सेप्ट टू अडॉप्ट द लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो उनके पास कोई और तरीका नहीं था। वो गए वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ कह रहा है कि भाई तुम पहले ये जो है प्राइवेटाइजेशन लेके आओ, ग्लोबलाइजेशन लेके आओ, और लिबरलाइजेशन लेके आओ। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम तुमने सोशलिज्म का फॉलो किया हुआ है, ये खत्म करो, तो हम तुम्हें लोन दे देते हैं। ठीक है ना, इस वजह से भी अडॉप्ट हुआ। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज। As a result of disintegration of Soviet Union, the people of the post-communist countries got an opportunity to visit the Western countries, and they were greatly influenced from the democratic values like liberty, equality, fraternity, rule of law, justice, etc. of these countries. तो जैसे ये यूएसएसआर या सोवियत यूनियन टूटा, ये जो कंट्रीज थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज अलग हुई हैं, इनको मौका मिला कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, और ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज में गए और उनके सिस्टम को देख के मतलब काफी मतलब हैरान रह गए कि इन कंट्रीज में लोगों को आज़ादी भी है, इन कंट्रीज में इक्वालिटी भी है, फ्रेटर्निटी भी है, ब्रदरहुड भी अच्छी है, रूल ऑफ लॉ भी है, कानून की चलती है, और जस्टिस भी अच्छा है। तो क्यों ना हम ये वाला सिस्टम अप्लाई करें। हम सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सोशलिज्म शुरू शुरू में तो सही थी, मगर बाद में वो अपने ही दादे बन के बैठ गए जो थे, और सारा का सारा जो है क्या कहते हैं अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही कंट्रोल कर रही है। वो तो सही बात नहीं है ना। they were fed they were fed up from the authoritarian regimes of their countries, in which they were doubted for every activity, and they were not able to exchange their views openly. तो वो अपने कंट्री के अंदर जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स, जो रूल्स चल रहे थे, उसे काफी दुखी हो गए थे, जिसमें कि उनको कोई आज़ादी नहीं है। उनका हर एक कोई बोलना या कुछ वो शक की नज़र से देखा जाता था, और उनको लगता था कि वो अपने व्यूज फ्रीली शेयर भी नहीं कर सकते। नो रिस्पेक्ट वॉज पेड टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की जो आज़ादी है, इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, वो नहीं देते। बट आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द कम्युनिज्म, दे प्रेफर्ड टू अडॉप्ट लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और जैसे ही वो मतलब ये सोवियत यूनियन का डाउनफॉल आ जाता है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हमें तो ये सिस्टम चाहिए नहीं सोशलिज्म वाला, और हमें अडॉप्ट करना है लिबरल कैपिटलिस्टिक या लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाता है अमेरिकन इन्फ्लुएंस। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका अपने पैसे के जोर से इन्फ्लुएंस कर करके लड़ाइयाँ भी करवा देती है, और बाकी कंट्रीज को लड़ा लड़ू के अलग भी करा देती है। ठीक है ना, इसमें तो कोई बुरी मतलब कोई किसी को शक भी नहीं है। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, USA had lost no opportunity to degrade the Soviet Union, and whenever any country tried to come out of the influence of the Soviet Union, the USA had fully helped that country. ये सबको पता है ये बात, कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो यूएसए ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं खोई जिसमें वो सोवियत यूनियन की बेइज्जती ना करे, उसे डिग्रेड ना करे। और जब भी कोई कंट्री सोवियत यूनियन से निकलना चाहती थी, उसकी यूएसए ने भरपूर हेल्प की, पैसे से भी और आर्म्स एंड एम्यूनिशन से भी। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया had declared their independence, and they were immediately granted recognition by the USA and were provided all types of economic, political and administrative help. तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो ये जो एस्टोनिया है, लाटविया एंड लिथुआनिया है, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, तो यूएसए सबसे पहले आ गया उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। जब भी कोई स्टेट अलग होती है, तो उसको कोई और स्टेट जो रिकॉग्नाइज स्टेट है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी, तभी वो स्टेट मानी जाएगी। ये इंटरनेशनल लॉ में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, after the complete dissolution after the complete dissolution of Soviet Union in December 1991, the republics which got separated from Soviet Union were also given all types of help for the adoption of democratic order. तो जो स्टेट्स 1991 के बाद अलग अलग हुई थी दिसंबर में, उसके बाद जितनी भी स्टेट्स अलग अलग हुई थी, इन्होंने जो है उनकी हेल्प की, पैसे के जरिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के जरिए, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की, ताकि वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अडॉप्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रोविजन ऑफ फ्री ट्रेड इन द पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स बिफोर द डिसोल्यूशन
of Soviet Union, all the economic activities were regulated by the state. अब जब जब यूएस सोवियत यूनियन जो है डिसॉल्व नहीं हुआ था, तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में आती थी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी, स्टेट के कंट्रोल में आती थी, ठीक है ना? वही तो सोशलिज्म कहती है। प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड वाज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द स्टेट। तो जितना भी कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, या फिर कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सोशलिस्टिक रिजीम्स में। बट आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, दीज countries had adopted free trade, and for this the provisions like financial openness, currency convertibility, reforms in banking, reduction in tariffs on imports and exports etc. were essential. but जैसे यूएसएसआर टूटता है और ये कंट्रीज अलग होके जो है लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम या कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करती हैं, तो इनको अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे कि फ्री ट्रेड को अडॉप्ट करने के लिए इनको अपनी फाइनेंशियल ओपननेस करनी पड़ती है, ठीक है, और करेंसी कन्वर्टिबिलिटी करनी पड़ती है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपनी करेंसी को छोड़ना पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, और जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैरिफ्स वगैरह हैं, उनको कम करना पड़ता है, ठीक है। In brief, we can say that for the adoption of the system of free trade, it was essential to adopt capitalistic order for the post communist countries. तो अगर इन सब कंट्रीज को सोशलिज्म से निकली है और फ्री ट्रेड वगैरह को अडॉप्ट करना है, तो जो जो भी कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर के जो तौर तरीके होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, वो सारे इनको फॉलो करने पड़ेंगे। These countries These countries first became the members of GATT. ये countries GATT के member बने। GATT क्या होता है? General Agreement on Trade and Tariff. And later on WTO, World Trade Organization के बन गए। जब GATT खत्म हुआ तो 90s में जो है WTO ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो और कुछ लोग तो कहते हैं GATT का नाम चेंज करके WTO रख लिया और उसमें मेंबर ज्यादा डाल लिए, ये भी कहते हैं कई लोग। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेटर ऑन WTO के मेंबर बन गए एंड अडॉप्टेड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय WTO। जितने भी रूल्स रेगुलेशन WTO बनाता है फॉरेन ट्रेड के, उन सबको फॉलो किया, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू above points, we can say that to adopt liberal capitalistic order was the compulsion of the post-communist states because the communist model या जो socialist model, कुछ भी आप इधर लिख सकते हो, had failed to solve the problems and accept liberal capitalistic model. There was no अदर ऑल्टरनेटिव मॉडल टू अडॉप्ट। तो बेसिकली कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि भाई वो सोशलिस्ट मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उनके पास एक ही ऑल्टरनेटिव मॉडल था, जो कि लिबरल कैपिटलिस्टिक मॉडल या लिबरल कैपिटलिज्म, कुछ भी कह सकते हो, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, यही मॉडल बचा था और इन्हीं को वो फॉलो करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर बाय ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। इसके क्या असर पड़े उनकी इकोनॉमी के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।